हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस से जीके जीएस और करंट अफेयर्स से 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? बताइए साथियों किसने शुरू किया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी है? किसके आधार पर बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये अवसर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? बताइए साथियों, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है यानी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई शाखा की खोज की गई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों, बताइए सही आंसर क्या है इस प्रश्न का। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई शाखा की खोज की गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिजोरम में साथियों इसकी खोज की गई है। ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? बताइए साथी किसके अनुभव पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के आधार पर यानी कि अनुभवों पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए साथियों किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को उड़ीसा से बिहार पृथक हुआ था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इससे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? बताइए साथियों इंडोनेशिया ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपिन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? बताइए साथियों इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वेलेंटाइन सिरोल इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा? बताइए साथियों निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1/3 का 1/3। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एथलेटिक लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में, जो कि साथियों उमा ने इसको उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता?
तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन नेहरा ने साथियों स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन डी आर्यन नेहरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो साथियों फर्स्ट समाचार पत्र था वो शुरू किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्षुदित पाषाण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लेखक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन लेखकों के डाल दिए हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिव्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? बताइए साथियों, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिव्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए अमेरिका के साथ। अमेरिका में इसका आयोजन होगा साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस स्टॉक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? ग्लोबल पीस स्टॉकर्स के 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश बन गया है साथियों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी आघव अर्जुन को साथियों इस पर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर आघव अर्जुन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, AIFF पुरुष खिलाड़ी ऑफ ईयर 2023 का क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है साथियों? बताइए, क्वेश्चन बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लालयान ज्वाला चांगते को साथियों रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना? बताइए साथियों कौन बना? फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2022 और 2023 का सीजन चैंपियन कौन बना है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी भारत साथियों फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2023 और 22 का सीजन चैंपियनशिप बन गया है भारत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए साथियों किसने तैयार किया था? भारतीय ध्वज यानी तिरंगा किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? बताइए साथियों कहाँ बताया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर में इसको बताया था साथियों, लाहौर के अंदर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? बताइए, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग के अध्यक्ष किसने
की थी? बताइए साथियों, किसने की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रिचर्डसन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीवान-ए-अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना पूर्वजों द्वारा की गई थी? बताइए साथियों किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी रुपया का। साथियों रुपया का कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों एग्जाम के लिए। तो साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी सोना। साथियों सोने का सबसे ज़्यादा कोलार की खानों से उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डबल स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सी रामगोपालचारी। साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए साथियों पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, सितार, संतूर, गिटार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितार। ये सितार से संबंधित है साथियों पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथियों तीन शब्द हैं साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये किससे संबंधित हैं? बताइए साथियों ये तीन शब्द आपके पास ये किससे संबंधित हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ओलंपिक से। साथियों ये ओलंपिक से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए साथियों भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी क्रस्ट। साथियों क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किस संत का जन्म हुआ था? बताइए साथियों पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किस संत का जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु का जन्म हुआ था साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इजिप्ट की राजधानी है, बताइए साथियों इजिप्ट की राजधानी क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कैरो। कैरो इजिप्ट की राजधानी है साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से आरंभ किया गया था? बताइए साथियों गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से आरंभ किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण से। साथियों चंपारण राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं? बताइए साथियों किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के। साथियों ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत
विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथियों, सीधा क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? बताइए साथियों, फार्मोसा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, क्या कहते हैं? कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बस। बस कहते हैं साथियों, ऑप्शन सी, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताइए साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 64वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, टाइगर परियोजना किस वर्ष से शुरू की गई? बताइए साथियों, टाइगर परियोजना किस वर्ष से शुरू की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1973 ईस्वी को इस परियोजना को शुरू किया गया था। कौन सी परियोजना साथियों? टाइगर परियोजना, 1973 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल ने इस पुस्तक को लिखा है, मैजिक सीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? बताइए साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसुरी। साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1973 ईस्वी को साथियों इसका नाम चेंज कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन आपके पास नीचे ऑप्शन दिए हैं। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चंदेल राजाओं ने। चंदेल के राजाओं ने साथियों खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई? बताइए साथियों, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के फलस्वरूप डाली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है साथियों। भारत में पहला परमाणु युक्त विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। साथियों ऑप्शन डी इसका राजस्थान में सबसे पहले विस्फोट किया गया था। चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु को। साथियों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस निकट पालीतन मंदिर स्थित है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस नगर निकट पालीतन मंदिर स्थित है? निकट पालीतन मंदिर पूछा साथियों, इसमें पालीतन मंदिर किस नगर के निकट स्थित है? आपको सिंपल ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर में। साथियों पालीतन मंदिर भावनगर में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? बताइए साथियों, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर। साथियों ऑप्शन ए श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्थित शहर बोध गया किस नदी पर अवस्थित है? बताइए साथियों, बोध गया किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजना नदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी तेलुगु। तो साथियों तेलुगु भाषा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए साथियों किसके अंतर्गत आता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल के अंतर्गत आता है साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 फर्स्ट में साथियों इसका जिक्र हुआ है भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री हो जाएगा साथियों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों किसको जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी उदयपुर को। साथियों उदयपुर को भारत की झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे, उनका संबंध किस घराने से था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाती घराने से। साथियों इनका संबंध मेवाती घराने से था। किनका? पंडित जसराज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री हैं साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोमपाद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना डैश नदी में स्थित है? बताइए साथियों किस नदी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी पर। साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 में सर्वेस्ट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? बताइए साथियों कब गिराया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इंडिका किसने लिखी थी? बताइए साथियों, जो इंडिका पुस्तक है साथियों वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेगास्थनीज द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था साथियों, इंडिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? बताइए साथियों, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंजानिया की। तंजानिया की ये साथियों जाति है, एक जनजाति मसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य पर शासन किया? बताइए साथियों, मगध राज्य पर शासन किया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुंग वंश ने साथियों। शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था मौर्य वंश के तुरंत बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार बताइए साथियों। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राजगोपालाचारी साथियों। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, किनके बाद? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इन पर ये पद आ गया था साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में साथियों। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहां पर बनाने की मंजूरी प्रदान की है? साथियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आने स्टार्ट हो गए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बनाने की मंजूरी प्रदान की है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2023 को भारत ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? साथियों बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सऊदी अरब के साथ इसका समझौता कर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो साथियों बताइए किस खिलाड़ी के नाम है जिसने सबसे ज़्यादा तेज रन बनाए हैं, यानी कि 13,000 रन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली ने साथियों। विराट कोहली ने 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे तेज इन्होंने बनाए हैं। तो साथियों अभी भी वर्ल्ड कप हो रहा है साथियों, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए साथियों कहाँ रखी है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, देहरादून। साथियों देहरादून में इन विद्यालयों, स्कूलों और आवासों की इन्होंने नींव रखी है। कहाँ पर? देहरादून में साथियों। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
सही आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद रोम से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी बूटिंग। साथियों ये बूटिंग होती है। तो साथियों आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? बताइए साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। साथियों प्रोसेसिंग भी करता है, मेमोरी प्रबंधन और फाइनल प्रबंधन, इन तीनों को कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, ये सभी कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है साथियों। ऑप्शन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? बताइए साथियों कौन सा कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉस। डॉस साथियों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए साथियों कौन सा है? सही है आंसर है ऑप्शन बी विंडोज। साथियों विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? साथियों नहीं है पूछ रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पास्कल। पास्कल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? बताइए साथियों कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी लाइकन्स। लाइकन्स सभी कंप्यूटर पर चल सकता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए साथियों क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी मल्टी यूजर। साथियों यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है? बताइए साथियों कौन सा है जो कि एप्पल पर ही रन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मैक। मैक साथियों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक एप्पल से बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है मैक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए साथियों कौन सा है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। ए और सी दोनों साथियों विंडोज़ मोबाइल भी है और सी iOS दोनों पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? MS डॉस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए CUI का एक उदाहरण है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है साथियों? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है साथियों इस क्वेश्चन में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन है। GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। बताइए साथियों कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मानव और मशीन। GUI का प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू एक डैश आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए साथियों उबंटू क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी लाइकन्स। उबंटू एक लाइकन्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइकन्स सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। सही आंसर है ऑप्शन ए जीनोम।
जीनोम उबंटू का प्राइमरी संस्करण है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप फोन चला रहे हैं उसके बैकग्राउंड को क्या कहते हैं बताइए साथियों। सही आंसर है ऑप्शन सी डेस्कटॉप। साथियों डेस्कटॉप कहा जाता है स्क्रीन के बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए साथियों कौन सा ग्राफिक चित्र है? सही आंसर है ऑप्शन ए आइकन। आइकन एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम की क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। आइकन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग को परिवर्तित कर सकते हैं साथियों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ जाते हैं? बताइए साथियों कहाँ जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रैश। साथियों आपके फ़ोन में एक ट्रैश का ऑप्शन होता है जहाँ जितने भी फोटो फोल्डर जितनी भी चीज़ डिलीट करोगे वहाँ पर जाके सेव हो जाती हैं। फ़ोन में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनू बार पर दाईं ओर और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बताइए साथियों मेनू पर दाईं ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी नोटिफिकेशन एरिया से कहा जाता है साथियों। ऑप्शन सी नोटिफिकेशन एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को कहा जाता है? जो विंडो की ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है टाइटल बार। टाइटल बार कहते हैं साथियों विंडोज की सबसे ऊपरी पट्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए 3 बटन होते हैं साथियों। 3 बटन। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने बटन होते हैं? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? बताइए साथियों कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिमाइज का प्रयोग कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। स्क्रीन छोटी बड़ी कर सकते हैं कंप्यूटर वो मिनिमाइज से कर सकते हैं मैक्सिमाइज से। चलिए अगला क्वेश्चन है। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी माउस और टचपैड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। साथियों हैदराबाद में शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन खनिजों का भंडार कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटागोनिया का पठार। साथियों पोटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए साथियों 38वीं समांतर सीमा रेखा है वो कितने देशों को विभाजित करती है, किन दो देशों को विभाजित करती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समांतर सीमा रेखा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली सिसिली सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रेटेनियन सागर। साथियों ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेरेटेनियन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक महत्वपूर्ण वृत्त के
निर्माण में योगदान नहीं देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कनारी। साथियों कनारी जो है आपकी महासागर में एक पूर्ण वृत्त में योगदान नहीं देती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा कनारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बताइए साथियों भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमा। साथियों जमा ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। बताइए साथियों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित कौन सा पतन है युग्म है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी पोर्ट साइद तथा स्वेज। पोर्ट साइद तथा स्वेज युग्म अवस्थित हैं साथियों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योगदान के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी बढ़ाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो साथियों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 15 लाख से 30 लाख रुपए तक की जमा सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 और 24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। बताइए साथियों रेलवे को कितना परिव्यय प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में साथियों इसका विवरण कहाँ लिखा गया है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बताइए साथियों नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। साथियों बताइए जो भारत में शेयर बाजार हैं उनका मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। साथियों ये मुख्य नियंत्रक कार्य करता है ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित बजट 2023-24 के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। बताइए साथियों अटल पेंशन योजना के जो पंजीकरण होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला स्थान है साथियों भारत। यूपी का जो साथियों वो अटल पेंशन योजना में जो पंजीकरण कराते हैं वो उसका फर्स्ट स्थान है किसका उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध है। बताइए साथियों किससे संबंध है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देना। साथियों तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध है पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करना जो कि साथियों अभी पीछे बटे थे आईटीआई वालों को दिए गए थे और जितने भी छात्र बीएससी और बीएससी वाले बीएड वाले जितने भी छात्र हैं सबको दिए गए थे पिछले साल। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत कितने जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर्स का मान लो से। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा कितने जिले और कितना यानी कि कितने मेडिकल कॉलेज जनपद में खोले जा चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45 जनपदों में साथियों मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर में असेंबलर का क्या कार्य है, बताइए साथियों कंप्यूटर में असेंबलर का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 17वां नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत उद्योग। साथियों विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासन के कार्यों के लिए कंप्यूटर के प्रयोगों को क्या कहा जाता है, बताइए साथियों क्या कहा जाता है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है ई गवर्नेंस। साथियों ई गवर्नेंस से कहा जाता है, ई गवर्नेंस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सुलह एक कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बताइए साथियों किस शासक द्वारा सुलह एक कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था साथियों उसमें मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदाशिव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा सवाल है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों के कार्यक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए साथियों पहला नंबर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, दूसरा नंबर आपका लॉर्ड इरविन, तीसरा नंबर आपका लॉर्ड कर्जन और चौथा नंबर आपका लॉर्ड डार्लिंग। तो बताइए साथियों जिनका कार्यकाल है वो एक क्रम से लगाते जाइए इस तरीके से। तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो साथियों बताइए इस कूट को सही तरीके से लगाइए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 4 3 4 1 2। साथियों राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई। बताइए साथियों जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में स्थानांतरित हुई। तो जो राइट आंसर साथियों बताइए क्या होगा इस प्रश्न का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हुई। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी करते जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और पूरी क्लास को आराम से देख लो। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था, वो फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। बताइए साथियों साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो जो राइट आंसर ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, रोशन आरा ने साथियों रोशन आरा को ये उपाधि प्रदान की थी साथियों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वजीर गाजुद्दीन ने किस मुगल शासक को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वजीर गाजुद्दीन ने किस मुगल शासक को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो बताइए कौन सा शासक था साथियों वो? तो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शाह आलम द्वितीय को उन्होंने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? जो साथियों खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। साथियों इसके प्रमुख नेता थे, खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे साथियों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्क्रीनशॉट मान लो और याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 27वें क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? वो किस अधिनियम के तहत? तो जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 28वें क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1919 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो हुई थी भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? बताइए साथियों कौन सा अधिनियम था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम साथियों, ऑप्शन डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है साथियों। याद कर लेना, नोट कर लेना, यहाँ पर निशान लगा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? बताइए साथियों कौन सा अधिकार है जो कि भारतीयों को केवल भारतीयों के लिए ही प्राप्त है और बाहर के जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए नहीं? तो जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सिंपल आपको इसका टेस्ट लगाना है और टेस्ट में आपका जो भी आंसर आए उसको कमेंट में टाइप करना है और हमें सेंड कर देना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको बहुत आसानी से दे देंगे, नहीं फिर भी आप कोशिश करना देने की, कमेंट में टाइप करना। हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताना साथियों क्या है आपका राइट आंसर। मैं आपका इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो साथियों आपने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस स्टैटिक जीके से 30 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथियों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो आप सबसे पहले देख चुके हैं। तो साथियों दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो आप जितनी भी वीडियो हो सके, जितनी भी तैयारी हो सके आप उतना करिए। बाकी मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है दिल्ली पुलिस से स्टैटिक जीके की, तो जाके उनको ज़रूर देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपने इस क्लास में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़े। तो साथियों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।